डॉक्टर अनीता सिंह, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बादलपुर। आज का विषय विलियम बेनेटिक के सुधार है। विलियम बेनेटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 था। जुलाई 1828 में लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद बेनेटिक गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसकी गणना भारत में उदारवादी गवर्नर जनरल में की जाती है। बेनेटिक जब भारत आए तो उस समय तक कंपनी के राज्य की सीमा का काफी विस्तार हो चुका था। लगातार साम्राज्यवादी युद्धों के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति को आघात पहुंचा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी तटस्थता, हस्तक्षेप, शांति तथा सुधारवादी नीति की, और विलियम बेनेटिक ने मुख्यतः इसी नीति को अपनाया। मगर जब जरूरत पड़ी तो उसने इस नीति का परित्याग भी किया। यदि कभी किसी देशी राज्य में कुशासन तथा कुव्यवस्था देखी गई तो उसने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप भी किया। अवसर मिलने पर उसने बहुत से राज्यों को कंपनी के राज्यों में सम्मिलित भी किया। इससे ये स्पष्ट है कि बेनेटिक की नीति अवसरवादी थी। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, बेनेटिक की कोई निश्चित नीति नहीं थी, वह स्थिति के अनुसार अपनी इच्छा से कार्य करता था। बेनेटिक सुधारवादी तथा उदार विचारों वाला व्यक्ति था, अतः उसका शासनकाल उसके द्वारा किए गए आंतरिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपने शासनकाल में आर्थिक, सामाजिक, शासन संबंधी, शिक्षा संबंधी अनेक क्षेत्रों में सुधार किए। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने कई योजनाएं लागू की। सैनिक असैनिक कर्मचारियों के भत्ते में कमी, अधिकारियों के वेतन में कमी की, अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन पर भारतीयों की नियुक्तियां की, न्याय विभाग के खर्चे कम करने के उद्देश्य से दौरा एवं अपील अदालतों को समाप्त किया। मंदिर, साधु फकीरों तथा धर्मार्थ दान में दी गई जो भूमि हुआ करती थी उससे कोई आय नहीं थी। इस पर उन्होंने कर मुक्त भूमि पर भूमि कर लगा दिया। इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। दूसरे, अभी तक क्या था कि कराची से अफीम का निर्यात होता था, मगर बेनेटिक ने कराची के स्थान पर मुंबई से अफीम का निर्यात शुरू किया। अब सिंध के अमीरों को लाभ होने के बजाय ये लाभ कंपनी को मिला और इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। बेनेटिक पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय समाज के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों में सती प्रथा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रथा का विरोध भारतीयों ने भी किया, जिसमें कि प्रमुख हैं राजा राम मोहन रॉय। इस प्रथा के अनुसार हिंदू स्त्री का जब पति मर जाता था तो उसे अपने पति की चिता में बैठाकर उसके साथ ही जला दिया जाता था, और जो स्त्रियां सती नहीं होना चाहती थी उन्हें परिवार के लोग दबाव डालकर सती होने के लिए मजबूर करते थे। बंगाल में इस प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। हर तरफ से इसका विरोध हो रहा था। बेनेटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। 1829 में नियम बनाकर इसे अवैध घोषित कर दिया। 1830 में इस नियम को बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। इस कानून के द्वारा
इस प्रथा को प्रोत्साहन देने वालों को प्राणदंड देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मद्रास तथा उड़ीसा में नरबली की कुप्रथा भी प्रचलित थी। इसके प्रति भी नियम बनाकर इस प्रथा को दूर किया गया। राजपूतों में बाल हत्या, विशेषकर लड़कियों की हत्या की प्रथा प्रचलित थी। बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इस प्रथा को भी बंद किया गया। फिर मध्यकाल समाज में दासों की खरीद फरोख्त भी होती थी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। 1832 में बेनेडिक्ट ने कानून बनाकर दास प्रथा को भी समाप्त किया। धर्म परिवर्तन संबंधी कानून बनाए। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ता था। नए कानून के अनुसार उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार बेनेडिक्ट द्वारा धर्म परिवर्तित कानून ने अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म के प्रचार में सहायता की। बेनेडिक्ट का एक और महत्वपूर्ण कार्य ठगी का अंत करना था। कर्नल स्लीमैन ने ठगों के ठिकानों पर सैनिक कार्रवाई की और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 1837 तक संगठित तौर पर काम करने वाले ठगों के ग्रोहों का सफाया कर दिया गया। विलियम बेनेडिक्ट ने न्यायिक सुधार भी किए, न्याय संबंधी सुधार भी किए। न्याय व्यवस्था में पहला सुधार ये किया कि उसने आगरा में एक सर्वोच्च कोर्ट या अपील की अदालत की स्थापना करवाई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ते में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और दीवानी तथा फौजदारी की अंतिम अपीलें यहीं पर होती थी। मगर कंपनी का राज्य का विस्तार होता गया, अतएव अब आगरा का एक नया प्रांत बन गया। कलकत्ता और आगरे में बहुत दूरी थी और इससे वहां की जनता को परेशानी होती थी। इसीलिए बेनेडिक्ट ने आगरे में ही अपील की अदालत की स्थापना की। जिस उद्देश्य से आगरे में अदालत की स्थापना हुई, उन्हीं कारणों से आगरा प्रांत के लिए इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत की अदालतों की भी स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दौरा एवं अपील की अदालतों का निर्माण किया था, जिसका काम था कि देश के आंतरिक भागों में जाकर न्याय करना। इन अदालतों से कंपनी का बहुत ही पैसा खर्च होता था और देशवासियों को इनसे कोई लाभ भी नहीं होता था। लॉर्ड बेनेडिक्ट ने इन अदालतों को समाप्त कर दिया और सेशंस की जो भी ये फौजदारी के जो अधिकार थे वो एक सिविल जज को दे दिए, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट जज रखा गया। विलियम बेनेडिक्ट ने कानून के क्षेत्र में और एक और इम्पोर्टेंट जो है कार्य किया, वो ये कि अभी तक कानून का कॉडिफिकेशन नहीं होता था, मगर विलियम बेनेडिक्ट ने इसकी शुरुआत की। अब क्या था कि कानूनों के को कोडबद्ध किया जाने लगा। इससे न्यायिक प्रणाली के सुधार में सहायता मिली। इसके अलावा उसने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए। बेनेडिक्ट ने
शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार सार्वजनिक शिक्षा के लिए 1 लाख धनराशि निश्चित की गई। अब विवाद इस बात को लेकर हुआ कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या देसी। इसके लिए एक सार्वजनिक शिक्षा समिति गठित की गई, जिसमें विल्सन तथा प्रिंसेप ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। यानी उनका विचार था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय हो, भारतीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ मैकॉले, ट्रेवलियन एवं राजा राम मोहन रॉय आंग्ल शिक्षा के पक्षधर थे। अंत में लॉर्ड मैकॉले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और ये जो प्रस्ताव था ये 1835 में पारित हुआ था। इस कदम का भारतीयों के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ वो ये कि वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल खोले गए। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि विलियम बेनेडिक्ट ने अपने शासनकाल में अनेक सुधार किए। विलियम बेनेडिक्ट ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण सुधार किए। धन्यवाद।